Hello people, so I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. तो आज का हमारा वीडियो है टैक्स प्लानिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस। तो ये थर्ड चैप्टर है डायरेक्ट टैक्स का। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या एग्जेम्पशंस, क्या क्या टैक्स के डिडक्शंस प्रोवाइड कराती है नए बिजनेसेस के इस्टेब्लिशमेंट में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू लाइक इट एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट बाय नोट्स। लेट्स गेट स्टार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टैक्स प्लानिंग एज पर द लोकेशन ऑफ बिजनेस। मतलब लोकेशन के बेसिस पर, जगह के बेसिस पर गवर्नमेंट क्या क्या टैक्स रियलाइजेशन प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सेक्शन 10AA। तो इसका लेट्स रीड इट। एग्जेम्पशंस अंडर SEZ। तो SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो कुछ ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर आप बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हो तो गवर्नमेंट कुछ एग्जेम्पशंस देती है। तो सर्टेन न्यू एंटरप्राइजेस आर अलाउड टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिट अंडर SEZ आफ्टर फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफ़िल करने के बाद आप इसके अंडर जो डिडक्शंस हैं उन्हें अवेल कर सकते हैं। तो पहले उन कंडीशंस को देखते हैं। पहले आता है SSC शुड बी एन एंटरप्रेन्योर एज डिफाइंड अंडर द लॉज। तो SSC को एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए एज पर द लॉज। ही शुड हैव एन एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्रेन्योर ही शुड हैव एन एंटरप्रेन्योर लेटर ऑफ ऑपरेशन अंडर SEZ बाय डेवलपमेंट कमीशन। तो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, मतलब उसका नया बिजनेस होना चाहिए, नया स्टार्टअप होना चाहिए, और उसके पास एक लेटर ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट की परमिशन हो गया वो लेटर ऑफ ऑपरेशन, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा उसे? डेवलपमेंट कमीशन। द यूनिट मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2005-6 और एनी सब्सिक्वेंट ईयर बट नॉट आफ्टर 1 अप्रैल 2020। तो ये केवल उन्हीं यूनिट्स को अवेलेबल है जो कि असेसमेंट ईयर 2005 से 2020 तक में आई हैं, या तो इस ईयर में आई हो या फिर इस ईयर में आई हो या फिर इनके बीच में आई हो। मतलब 2005 से 2020 तक ही ये डिडक्शन अवेलेबल थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द न्यू एंटरप्राइज शुड नॉट बी फॉर्म्ड आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये कोई भी ये नहीं होना चाहिए दो एंटरप्राइजेस पहले से ही दो बिजनेसेस थे वो मर्ज हो गए या फिर वो अलग हो गए। तो ये फ्रेश स्टार्टअप होना चाहिए, उसी को डिडक्शंस अवेलेबल होंगी। द न्यू एंटरप्राइज शुड होल्ड द न्यू मशीनरी एंड इफ हैज़ inoperated the old one then it should not be more than 20% used of its value। तो अगर आप कोई पुरानी इंपोर्ट करा रहे हो मशीन, ठीक है, अपने बिजनेस में, तो वो 20% से ज़्यादा यूज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब उसकी जो कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू है, तो वो 80% से कम नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपको डिडक्शन ये वाली अवेलेबल होगी। इट शुड हैव इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ सर्विस। तो आपके बिजनेस को इनकम होनी चाहिए एक्सपोर्ट से। इट्स अकाउंट्स मस्ट बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड ऑडिटेड। एन ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 56F शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये सारी जो टैक्स से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ हैं वो टाइमली कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेक्शन 10AA। तो इसमें डिडक्शंस क्या अवेलेबल है अब ये देखते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिडक्शन, टोटल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट सेल्स अपॉन टोटल सेल्स। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रॉफिट जिस पे हमें डिडक्शन मिलेगी, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शंस। तो फुल एग्जाम्पशन ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का 100% एग्जाम्पशन, मतलब 5 साल तक कोई टैक्स नहीं पे करना होता जो इन एरियाज़ में न्यू बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करते हैं। 50% डिडक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं, मतलब 6 to 10 ईयर्स जो होगा उसमें आपको आधा टैक्स पे करना है, 50%। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद है 50% डिडक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और उससे भी जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उसमें भी आपको 50% टैक्स देना है। मतलब इनिशियल 5 ईयर्स में 100% टैक्स एग्जेम्पशन है, फिर 50% 5 ईयर्स के लिए, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अगेन 50%। द डिडक्शन सो अलाउड शुड बी क्रेडिटेड टू एन अकाउंट। तो जो आपको डिडक्शन मिल रही है उसका पैसा आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंसेज एंड रिजर्व अकाउंट, इस नाम से एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और डिपॉजिट करना पड़ेगा इसमें, और डेबिटेड टू P&L अकाउंट।
द अमाउंट एग्जेम्प्टेड शुड बी री इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ असेट्स और मशीनरी विद इन 3 years ऑफ सर्टेन क्रिएशन ऑफ द रिजर्व। तो आपने जो रिज़र्व बनाया है, इसमें जो अमाउंट जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, उसे आप केवल और केवल अपने बिजनेस के फिक्स्ड असेट्स लेने में यूज़ कर सकते हो, और वो भी विद इन 3 years ऑफ द क्रिएशन ऑफ द रिजर्व। 3 साल के अंदर अंदर आपको वो पैसा यूज़ करना है। डिटेल्स ऑफ परचेज ऑफ एन असेट शुड बी सबमिटेड विद द इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न की सारी डिटेल्स, और आपने जो असेट परचेज किया है, जहाँ उस पैसे को यूज़ किया है, वो डिटेल्स आपको देनी है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 10AA। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 80IE, जो कि रिलेटेड है एग्जेम्पशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या क्या एग्जेम्पशन उसे अवेलेबल है। तो इट प्रोवाइड्स एन एग्जेम्पशन फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन नॉर्थ ईस्ट, तो कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो इन स्टेट्स में ये डिडक्शन अवेलेबल है। डिडक्शंस आर प्रोवाइडेड इफ़ एन एंटरप्राइज स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ इन स्टेट्स में अगर आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, अगर आपको एक्सपेंड करना है अपना बिजनेस। इस्टेब्लिश एट जस्टिफाइड बिजनेस, और द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या है। फॉर्म्ड अंडरटेकिंग मस्ट नॉट बी फॉर्म्ड आफ्टर स्प्लिटिंग, वही पहले वाली कंडीशन की भाई दो यूनिट्स का मर्ज नहीं होना चाहिए, फ्रेश बिजनेस होना चाहिए। मस्ट नॉट बी यूजिंग एनी ओल्ड मशीनरी फॉर इट्स ऑपरेशंस, तो कोई पुरानी मशीन यूज़ ना हो रही हो उस बिज़नेस में। मस्ट मेंटेन इट्स प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन टाइमली सबमिट्स इट और ऑडिट रिपोर्ट्स। तो जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो टाइमली पूरी होनी चाहिए, और टाइमली सबमिट्स इट इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स भी टाइमली सबमिट होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या डिडक्शन अवेलेबल है, लेट्स सी। डिडक्शन सो अलाउड, तो 100% डिडक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो पूरा 100% डिडक्शन है फ्रॉम द डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट टिल 10 सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो 10 साल तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। दिस डिडक्शन इज़ प्रोवाइडेड ओनली फ्रॉम 1 March 2007 टू 31 March 2017। तो 1 March 2007 से लेकर 2017 तक की ये डिडक्शन अवेलेबल है। उसके बाद के जो यूनिट्स हैं, उससे पहले के जो है, उन्हें ये अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 80IE, एग्जेम्पशंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके बाद एक सेक्शन और है जो कि लोकेशन पे बेसिस है, सेक्शन 80IAB, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग दैट सर्व्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ SEZ। तो पहले वाला जो था हमारा सेक्शन 10AA, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए था, बट ये सेक्शन 80IAB जो है उन इकोनॉमिक जोन्स के डेवलपमेंट में जो बिज़नेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले वाले में ये नहीं था कि भाई डेवलपमेंट हो रहा हो या ना, बस आप वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। तो इसमें अगर आप उन एरियाज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहे हो तो ये डिडक्शंस आपको अवेलेबल है। तो देखते हैं, एन अंडरटेकिंग मस्ट कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ SEZ, राइट। उसके बाद आता है मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड इन असेसमेंट ईयर 2005-06 और एनी सब्सिक्वेंट ईयर टिल 1 April 2017। तो 2005 से 2017 तक की डिडक्शन अवेलेबल था। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, डिडक्शन अलाउड इज 100% फुल डिडक्शन ऑफ द टैक्स फॉर 10 years बिटवीन द डेट ऑफ इस्टेब्लिश टिल द सब्सिक्वेंट 15 years। तो मतलब इसका ये हुआ कि आपको फुल डिडक्शन मिल रहा है 10 साल का। 10 साल आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, वो आप चूज़ कर सकते हो 15 सालों में से, राइट। जब आपने इस्टेब्लिश किया बिज़नेस, उससे लेकर उस डेट से लेकर 15 साल तक में आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से 10 साल आपको ये डिडक्शन अवेल करना है, राइट। सो दिस इज सेक्शन 80IAB, establishment of an undertaking that serves for development of special economic zone। तो ये डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। तो ये तो था हमारा लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है टैक्स प्लानिंग एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड तो होती है बट उनमें इतना प्रॉफिट नहीं होता, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट डिडक्शंस प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहले इसमें आता है सेक्शन 33AB एंड फॉर्म 5AC। देखते हैं। इट प्रोवाइड्स रिडक्शन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टी, रबर और कॉफ़ी प्लांट आफ्टर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें आपको टी, रबर या फिर कॉफ़ी का प्लांट लगाने पे डिडक्शंस मिलती हैं, उसके लिए कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है एंटरप्राइज शुड बी एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टी, रबर और कॉफ़ी। ठीक है, इनमें से किसी का प्लांट होना चाहिए आपका। एन अमाउंट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 6 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स। ठीक है, प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है उसके ख़त्म होने से पहले या फिर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स की जो ड्यू डेट है, दोनों में से जो भी पहले आ रहा है एक अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट, जिसमें आप अमाउंट सबमिट करोगे। द अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड विद रिस्पेक्ट टू एन अकाउंट ओपन विद नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के अंडर एक अकाउंट आप खोलेंगे। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। या तो हम नाबार्ड के साथ एक अकाउंट ओपन करेंगे या फिर डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इन अकाउंट मेंटेन अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम टी, कॉफ़ी, या फिर आप टी, कॉफ़ी या रबर जिसका भी बिजनेस है उसके नाम से आप एक अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें वो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे जो डिडक्शंस में अवेलेबल है। ठीक है, स्कीम में जो अवेलेबल है। लास्ट पॉइंट आता है अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज मस्ट बी टाइमली ऑडिटेड, और मतलब राइट मस्ट बी, सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं टाइमली पूरी होनी चाहिए। अब डिडक्शंस क्या अवेलेबल हैं, तो द अमाउंट्स डिपॉजिटेड अंडर द अबव स्कीम, जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट करी है अंडर द अबव स्कीम वो आपकी एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। या फिर 40% ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी आपके 40% प्रॉफिट्स हैं जनरेटेड फ्रॉम एन एंटर बिफोर डिडक्शंस और सेटलमेंट ऑफ लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, विच लॉसेस से पहले की जो आपका प्रॉफिट है उस पर आपको 40% का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। तो दोनों में से आप कोई भी जो भी लेस है उस पर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर फ्रॉम टी, कॉफ़ी या रबर डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ एसएससीज बिजनेस। और सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम टी बोर्ड शेल ऑल्सो बी टैक्स एग्जेम्प्टेड। तो कोई भी अगर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर कोई आपका टी, रबर या फिर कॉफ़ी का बिजनेस है तो। इसमें नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है इनकम फ्रॉम सब्सिडी बाय टी बोर्ड, जिसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 30। तो इन केस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हु डील्स इन टी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लांटेशन और सब्सिडी में बी अलाउड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी प्रोवाइड कराती है टी मैन्युफैक्चरर्स को, जो कि नोटिफाइड होती है गैजेट ऑफ इंडिया में, और फॉर प्लांटिंग ट्री और ट्रीटमेंट ऑफ बुशेस और फर्टिलाइजर्स शेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो वो सब्सिडी टैक्स एग्जेम्प्टेड होगी। और फॉर क्लेमिंग द अमाउंट ऑफ सब्सिडी एन एसएससी माइट बी रिक्वायर्ड टू हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम असाइनिंग ऑफिसर। तो इस सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए असाइनिंग ऑफिसर का फ्रॉम टी बोर्ड। ओके, तो ये है हमारा इनकम फ्रॉम सब्सिडी बाय टी बोर्ड सेक्शन 10 सबसेक्शन 30। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 31 एग्जेम्पशंस फ्रॉम अदर नोटिफाइड बोर्ड। तो सेम है ये, इसमें भी सब्सिडी में माइट बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गेट्स नोटिफाइड इन गैजेट ऑफ इंडिया फॉर प्लांटिंग और रीप्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी और रबर और कॉन्डेमन और अदर सच थिंग्स। तो उसमें टी से रिलेटेड था इसमें, और जो रबर है या कॉफ़ी है उससे रिलेटेड है ये। द सब्सिडी सो प्रोवाइडेड विल बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड शेल बी टैक्स एग्जेम्प्टेड फॉर क्लेमिंग द अबव बेनिफिट्स। वही सेम है, इसमें भी सर्टिफिकेट चाहिए बोर्ड का। तो लास्ट में हमारा आता है सेक्शन 35 AD डिडक्शन रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल। तो इसमें हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट डिडक्शंस प्रोवाइड कराती है फॉर बिल्डिंग और मशीनरी टू दोज हॉस्पिटल्स हु आर गोइंग टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 पेशेंट बेड्स, जिनके पास एटलीस्ट 100 पेशेंट बेड्स हों आफ्टर फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस।
तो द बिजनेस मस्ट बी established आफ्टर 31st March 2010. इट मस्ट नॉट बी रिकन्स्ट्रक्टेड और स्प्लिटेड अप, ठीक है. अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मस्ट बी कैपिटलाइज, तो जो भी आपने एक्वायर किया है उसको आपको अकाउंट्स में शो करना इज़ कंपलसरी. नो डिडक्शन विल बी अलाउड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड या गुडविल. अगर आप गुडविल या लैंड में से या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर करते हो तो आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं है. अकाउंट्स मस्ट बी टाइमली ऑडिटेड एंड इनकम टैक्स मस्ट बी टाइमली फाइल्ड. तो अकाउंट्स आपके टाइमली सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए. द कैपिटल एक्सपेंडिचर मस्ट बी अकर्ड बिफोर द ऑपरेशन एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस. तो बिज़नेस की जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं उनके स्टार्ट होने से पहले आपको ये एसेट्स एक्वायर करने हैं. सेल और ट्रांसफ़र ऑफ एसेट इज़ नॉट अलाउड टिल 8 years. तो आपने जो भी एसेट एक्वायर किया है, मशीनरी या बिल्डिंग, उसे आप 8 years तक सेल नहीं कर सकते या फिर ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते. द एसेट एट विच डिडक्शन इज़ प्रोवाइडेड मस्ट बी यूज्ड फॉर एटलीस्ट 8 years इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है. इफ़ द एसेट हैज़ बीन सोल्ड or transferred or not being used up, the income generated from it deemed to be the taxable business income. अगर आप उसे सेल या फिर ट्रांसफ़र करते हो तो आपको ये मान लिया जाएगा कि वो टैक्सेबल बिजनेस इनकम है. उसके बाद आता है टैक्स प्लानिंग फॉर होटल्स. तो इसमें हमारा पहला है सेक्शन 80 IE, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाला वो सेम है पूरा, आप इसमें वैसे का वैसा लिख देंगे. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. और दूसरा है एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि सेम है सेक्शन 35 AD, यही वाला, राइट. तो ये हॉस्पिटल्स के लिए था. तो ये सेक्शन होटल्स के लिए भी सेम है, पूरा सेम डिडक्शन अवेलेबल है. तो ये था हमारा टैक्स प्लानिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस. Okay, so hope you will find the video useful. Then please hit the like and subscribe to my channel. So goodbye and take care.